अस्सलाम वालेकुम जी। स्कॉलरशिप जो है या कैरियर काउंसलिंग कह लें इसको, उसकी सीरीज़ का हमारा ये प्रोग्राम, और हमने हमारे एक सुनने वाले ने कुछ डाटा इकट्ठा किया था जो हमें जो भी बंदा ईमेल भेजता है भेजे गए प्रिस्क्राइब नंबर के ऊपर, और उनको हम गाइडेंस के लिए और आपके इनके नीचे जो फीडबैक आएंगे उसके ऊपर फिर हम अपने वीलॉग करेंगे। ये जो पहले 4 आज छठा है ना जी, हाँ, तो उसके ऊपर हम वीलॉग करेंगे। तो हमने पिछले के अंदर मेडिकल का शोबा जो है उसको समेटा, और ख़ास तौर पे एमबीबीएस के हवाले से। अब हम इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। इंजीनियरिंग के बहुत सारी डेरिवेशंस आ गई हैं, और आईटी भी बेसिकली इंजीनियरिंग ही कहलाता है। तो लिहाजा इंजीनियरिंग के अंदर एक मुमकिनात की नई दुनिया खुल गई है आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए। इंजीनियरिंग में जाना है, ज़रूर जाना है, उसको प्लान कीजिए इंजीनियरिंग के वो शोबे जो हैं जो इस वक्त यूईटी में दस्तयाब हैं या कराची के अंदर जो है वो दस्तयाब हैं, उसको भूल जाइए, क्योंकि दुनिया इन शोबों से बहुत आगे गुजर चुकी हुई है। इनके मिलते जुलते या इनके रिलेटेड आपको शोबे मिल जाएंगे। इस वक्त इंजीनियरिंग के लिए सबसे जो ओपन आर्म के साथ हमारे साथ मुंसलिक है उसका नाम है अपने चाइना भाई। चाइना भाई ने कहा है कि पाकिस्तानी 20,000 की तादाद में सालाना यहाँ पे आ सकते हैं पढ़ने के लिए। वहाँ पे वीज़ा कह रहा हूँ, स्कॉलरशिप की 2 किस्में। एक तो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ठीक है। वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है वो उन्होंने दे दिए हैं एचईसी को, और एचईसी की वेबसाइट पर जाके फॉरेन स्कॉलरशिप, आप जब एचईसी की वेबसाइट खोलेंगे तो दरमियान में एक होगा स्कॉलरशिप के टैब को आप क्लिक करेंगे तो नीचे वो पूरा खुल जाएगा कौन कौन से स्कॉलरशिप दस्तयाब है। वहाँ पे दूसरे नंबर पे है फॉरेन स्कॉलरशिप, उसको क्लिक करेंगे तो पूरा दरवाज़ा खुल जाएगा। उस दरवाजे में से अंदर तशरीफ लेकर जाएं तो चाइनीज स्कॉलरशिप की 2-3 वर्जन वहाँ पे आपको दस्तयाब हैं जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे हुए हैं, यानी कि आप एचईसी के जरिए अप्लाई करेंगे। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, एचईसी में बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं। थोड़े बहुत तो हर जगह पे हर दौर में ही होते हैं ना, लेकिन एचईसी के साथ जिन बच्चों का भी इंटरेक्शन हुआ है उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। हमारा अपना भी इंटरेक्शन हुआ, चले हम तो कह सकते हैं ना हमारी शक्ल के ऊपर ही वैसे ही कुछ ना कुछ लिखा हुआ है जिसको पढ़ के तो वो बंदे के पुत्रों की तरह उन्होंने डील किया होगा, ठीक है। लेकिन आम बच्चा भी, गांव का बच्चा भी अगर वहां पे गया है तो उसने ना आके दफ्तर खारजा की तारीफ की है, ना उसने आके जो है वो किसी और दफ्तर की तारीफ की। उसने कहा एचईसी के लोग बहुत अच्छे हैं, वो बड़ा कोऑपरेट करते हैं, गाइड करते हैं। तो इसलिए एचईसी की वेबसाइट पे जाने से कतन मत घबराइए, और वहाँ पे अगर आपको कोई क्वेरी है और नीचे ईमेल लिखा हुआ है तो ये जहन में रखिए कि दूसरे दफ्तरों के बरक्स वहाँ से 24 या 48 घंटे में, अगर ऑफ डे वीकेंड नहीं होता तो अगले 24 से 48 घंटे में आपको रिप्लाई आएगा। पूछो क्यों? अप्लाई कोई नहीं करता, वो वेले बैठे रहते ने बेचारे सारा दिन, मक्खियां मारते रहते ने, कोई बच्चा आए असं उन्होंने गाइड करिए ताकि साड़ी नौकरी की भी कोई जस्टिफिकेशन बने। अप्लाई ही नहीं करते। यानी जो मुझे इससे लोगों ने डाटा मांगा है उनमें मेजॉरिटी उनकी सी कि जी मैं इसको आगे बांटूंगा नंबर 1 कैटेगरी, ठीक है। मैं फलाने भतीजे भांजे को जो कि इटली में और इटली के मिलान और पता नहीं कहां रहता उसे भेजूंगा। मतलब उसमें से मेजॉरिटी लोग ऐसे थे जिन्होंने हमसे ये लिया है, और आप इससे अंदाजा कर लें कि बच्चों की दिलचस्पी। और मैं वही बात कहा करता हूं कि बच्चों की दिलचस्पी के बगैर ये बेल मंडे कभी भी नहीं चढ़ सकती। जिसने अप्लाई करना है वो खुद उतना इंटरेस्टेड हो, आपको बस सिर्फ यही करना है कि उसको हर रोज पूछते रहना कि बेटा आज आपने क्या किया, आज आपने कब क्या किया, और आज अगर कुछ नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ये जो फॉलो अप है ये आपका काम है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो नतीजे के तौर पे बच्चा रह जाएगा गोइंग फॉरवर्ड। पहला तो ये तरीकाकार जो है कि पहले तो मैंने कहा कैटेगरीज 2 हैं, एक तो है ये वाली इंजीनियरिंग के वाली, एक तो जो है चाइना ने हमें दे दिया। दूसरा चाइना बहादुर ये कहते हैं कि पाकिस्तान को हमने स्पेशल स्टेटस दिया हुआ, आई विश वो स्टेटस एग्जिस्ट करता हो। अपना उसमें उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अलग भी है। फिर सिल्क रूट वाला, वो सिल्क रूट कंपनी भी एक बनाई थी ना आसम बाजवा साहब के भराओं ने, हाँ, सिल्क रूट एक अलग उनका है। तो 3-4 कैटेगरीज के स्कॉलरशिप जो है चाइना के रिलेटेड वो वहां पे पड़े हुए हैं। आप उनसे उसमें, अच्छा आप कहेंगे मैं एचईसी पर क्यों जोर दे रहा हूँ? इसलिए जोर दे रहा हूँ कि जब आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी के प्रोसेस में होते हैं तो उनके यहाँ डॉक्यूमेंटेशन कुछ और है, ठीक है। वो कहते हैं सिटीजन सर्टिफिकेट, हम कहते हैं डोमिसाइल,
अब बच्चे ने सिटीजन सर्टिफिकेट से कंफ्यूज हो जाना है कि ये शनाख्ती कार्ड कह रहा है, आईडी कार्ड कह रहा है, एनसीआई, ठीक है, या ये वाला दूसरा काम कह रहा है कि मतलब और कोई बात कह रहा है। तो एचईसी क्या करेगा, एचईसी का जो बंदा होगा उससे जब आप पूछेंगे तो वो कहेगा पुत्र इसको डोमिसाइल बोलते हैं, जा शहबाज शरीफ के बनाए हुए वो मरकज में जा और वहां से जाके डोमिसाइल बना के इसके साथ लगा। और यूं वो जो इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी जो है या उस मुल्क की टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी का लोकलाइज हो जाना जो है वो आपके लिए गाइडेंस का असूल आसान हो जाएगा। नंबर इसलिए मैं कहता हूं कि जो छोटे शहरों के बच्चे खास तौर पे और वो एचईसी के जरिए ही जाएं। अब चाइना बहादुर ने दूसरा काम क्या किया है, चाइना बहादुर ने दूसरा काम ये किया है कि वो दूसरी तरफ से आए, अब्बा हजूर की तरह पीछे की तरफ से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है उसको हम 3 तरह की कैटेगरी में स्कॉलरशिप देते हैं। ये तो हो गया ना जो हुकूमत पाकिस्तान को हमने दे दिया, आपको उधर कोई बारी नहीं आती है तो डायरेक्ट आ जाओ साढ़े को। फिर उसमें किसी स्कॉलरशिप में उन्होंने ये कंसल्टेंट्स के थ्रू वो देते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटियां हल्की रैंकिंग की हैं तो किसी स्कॉलरशिप में वो कहते हैं कि 100% फीस माफ, किसी में वो कहते हैं फीस भी माफ, ट्यूशन फीस, सेमेस्टर की फीस और हॉस्टल का किराया भी माफ, लेकिन खाना पीना आपका अपना है, ठीक है। अच्छा, किसी में वो कहते हैं मतलब मैक्सिमम वो जब आप कंसल्टेंट के जरिए जाते हैं तो वो आपको ये वाला, और एक दाखला भी वो लेते हैं, दाखला फीस भी लेते हैं, 5-6 लाख रुपया होती है। बेसिकली वो कंसल्टेंट का थबंटू होता है जो उसने आपको घेर के उधर भेजना होता है। ये भी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि ये 5 लाख रुपया दे के भी और वहां के पे खर्चा उठा के भी हॉस्टल का, यहाँ की जो करोड़ रुपए का एमबीबीएस हो रहा है ना, 10 लाख रुपए जो है साल की फीस का, बल्कि अब तो 12 लाख रुपए करने जा रहे हैं, ये लाख रुपए महीना की फीस के ऊपर 5 साल का जो 60 लाख फीस ही होती है सिर्फ उसकी। और अगर आप लाहौर में रह के पढ़ रहे हैं तो फिर आने जाने का खर्चा उसमें शामिल करें तो करोड़ की गेम बन जाती है। वो वहां से आप जो है इंक्लूडिंग ऑल थिंग्स जो है वो 25-30 लाख तक, हद 30 लाख तक आप करके वापस आ जाते हैं, जो 50-50 में आप कम से कम जीत जाते हैं, वरना 1/3 में आप एमबीबीएस कर लेते हैं अगर आप एमबीबीएस की तरफ हैं। लेकिन हम तो मेडिकल की तरफ, इंजीनियरिंग की तरफ आ गए थे। तो इंजीनियरिंग के लिए अंदर भी यही कैटेगरी है। वो कहते हैं कि जनाब पहला स्टेप तो ये है कि फीस, आपकी ट्यूशन फीस माफ है, हॉस्टल और खाने का खर्चा खुद बर्दाश्त करें और आने जाने का, और आए, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जनाब आपको हॉस्टल का खर्चा भी माफ, हॉस्टल भी का किराया भी माफ किया, आपने जो खाना पीना है वो खुद पकाया करें और खाया करें और अपने पल्लों खाया करो। ये वाले स्कॉलरशिप जो होते हैं इसकी रेंज अनलिमिटेड है। वो कहते हैं कि जितने भी आ जाएंगे, चाइनीज ये कहते हैं, हम उनको अकोमोडेट करेंगे। हुकूमतों के साथ हमारा जो खैर बखैर रहती है या कभी मोहब्बत और कभी खुशी कभी गम वाली सूरत हाल होती है वो अपनी जगह पे, लेकिन आप आ जाया करें, आ जाए, ठीक है। तो इसलिए पहली फुर्सत के अंदर जरा इस कैटेगरी को हाथ जरूर मारा जाए, इसकी तरफ जरूर जाने की कोशिश की जाए। ये तो हो गया चाइना का। अब चाइना बहादुर जो है वो अपना जिसे कहना चाहिए कि वो उनके चाइना बहादुर आगे आए तो अमरीकियों ने कहा कि हमको भी चले, उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी कहा कि तुसी भी आगे हो, हम भी आगे होते हैं। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर सबसे मकबूल स्कॉलरशिप मैं आपको अर्ज कर चुका हूँ, और वो है हंगरी स्कॉलरशिप। वो भी इन्हीं के जरिए आता है, एचईसी के जरिए ही आता है। लेकिन यूरोप के अंदर अगर आप पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बहुत लिबरल हैं, आपका जो सिनॉप्सिस है उसको एवेल्युएट करने में और एक्सेप्ट करने में, और पीएचडी वहाँ पे फुल टाइम अयाशी है वैसे, ठीक है। आहो मतलब देखें ना, 1000-1200 यूरो आपको महीने के मिल गए, राइश मिल गई फैमिली के साथ, ठीक है, और आपको अब चाहिए मतलब और आजकल 1000 यूरो का मतलब 2 लाख रुपया महीने का, ठीक है। इतने में वहां पे रज के खर्चा हो सकता है, बचतें भी की जा सकती हैं। और पीएचडी 3.5 साल के लिए आप कहें कि जी मैं जनाब क्वालिटेटिव रिसर्च पे बिलीव करता हूं कि मैं तो क्वालिटेटिव रिसर्च कर ही जाऊं, है वहां पे जाके बच्चे पढ़े आपके तो पीएचडी के लिए वो बेहतरीन जगह है। वैसे भी आजकल अमेरिका और कनाडा की निस्बत ईस्टर्न यूरोप को रहाइश के हवाले से बेहतरीन समझा जा रहा है दुनिया के अंदर जो सर्वेज आ रहे हैं। तो आप वहाँ पे जाके 3-4 साल के लिए हो जाए
और अगर आपने डायरेक्ट सिनेप्सिस भेजा है वहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी को और वो आपका एक्सेप्ट हो गया, तो इसका मतलब आपकी लाइफ टाइम लॉटरी निकल आई है, मतलब आप जीत गए, पुग गए जिसे पंजाबी में कहते हैं। और वहाँ पे उस सिनेप्सिस को फॉलो अप करें प्रॉपरली और लैंड कर दें वहाँ पे। वो आपको खुद स्कॉलरशिप नहीं दे सकते होंगे तो आपको बताएंगे कि ए स्कॉलरशिप देंगे जी, एक ईमेल इन्होंने ही पा दे, और उनमें से किसी ना किसी ने आपको पिक कर लेना। फिर उधर से पैसे आ रहे होंगे, उस यूनिवर्सिटी को मिल रहे होंगे, वो यूनिवर्सिटी आपको पढ़ा रही होगी, कुछ आपके अकाउंट में आ रहे होंगे। 3 साल 6 माह आपने वैसे एक्सटेंड कराना, 4 साल याशी की जिंदगी कूटे, ठीक है। 1 साल रिसर्च के नाम पे और क्या हम करें, 5वें साल में पासपोर्ट जेब में डाल के वापस आ जाए, अगर ना दिल करे वहां पे रहने को, और अगर आपके बच्चे आपको वापस आने दें। ये वो चीजें हैं। एक तो ईस्टर्न यूरोप हो गया, फिर ईस्टर्न यूरोप से जनाब ये जो हमारे ट्रेडिशनल मास्टर है ना, अमेरिका हो गया, बरतानिया हो गया, इनको पता लग गया हुआ है कि हम 2 नंबर लोग हैं, कुन्ने हैं, और हमें जितना जलील किया जाए उतना ही ज्यादा है, तो वो हमें देते बहुत थोड़ा सा है। चेमनिंग जो है वो बड़ी मुश्किल से मेरा ख्याल 155 या 150 स्कॉलरशिप देता है, और पूरा साल इतना पंडता है हमको, बल देखे हम क्या देते हैं, 600 650 स्कॉलरशिप टोटल चुगे के अंदर जो है फुल ब्राइट देता है अमेरिका बहादुर जो है हमें, ठीक है। और पूरे साल डोल बजाता है आप कि हमने आपको इतने स्कॉलरशिप दिए। वो नॉलेज कॉरिडोर शुरू करने की कोशिश की थी एहसन इकबाल ने, ठीक है, वो देख लें क्या शुरू किया बेचारे का हमने। तो ये जो अमेरिकन हैं और ब्रिटिश हैं उस पर कंपटीशन बहुत आ जाता है। फिर वैसे भी उन्हें पता है कि यहाँ से लोग कमा के पूरी लाइफ टाइम सेविंग्स उठा के हमारे पास आते हैं, तो हम इन बिगिनर्स को क्यों पालें जिन्होंने अभी आके 4 साल से 8 साल तक हमारे सिस्टम पे बोझ बनना है और उसके बाद कुछ परफॉर्म करने के काबिल होना है। ये जो अभी मिलियंस ऑफ डॉलर जो है, बल्कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर जेब में डाल के आ रहा है, हम इसे क्यों ना वेलकम कर लें, हमारी इकॉनमी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और इसे भी हमारी पनाह की जरूरत है। तो फिर अमेरिकन और बरतानवी जो है वो खचरे हो गए हुए हैं, वो इस स्वैप पे चले गए हुए हैं, ठीक है। समझते तो पे हो, लेकिन कोने तुसी बड़े हो हैं, तो वो फिर इस स्वैप पे चले गए। वो हमारे नए स्टूडेंट को वेलकम करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। वो कहते पला पलाया भारू दो ना, डॉलरों से फूला हुआ उसको जिस्म, और वो आगे यहाँ पे हमारी मैशत के अंदर रौनक लगाए, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा मुनासिब है एज कंपेयर टू दैट। अगर हम यूरोप की बात करें, और मैं अभी तक जो बातें की हैं वो अंग्रेजी के हवाले से, नॉन अंग्रेजी जो है कि जहां पे आपको एक स्पेसिफिक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी किसी ना किसी लेवल की, और उसका टेस्ट यहाँ पे देंगे तो फिर आपका स्कॉलरशिप रिव्यू होगा। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो जर्मनी है। जर्मनी के अंदर एजुकेशन फ्री है दुनिया के किसी भी बंदे के लिए जिसको जर्मन आती, ठीक है। तो जर्मनी का जब टेस्ट है वो यहाँ पे पाकिस्तान में गोएटे इंस्टीट्यूट लेता है, आप उसमें एक सर्टन लेवल के ऊपर पढ़ते हैं, फिर जब आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो फिर वो आपका टेस्ट लेते हैं, और अगर आप टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो फिर दुनिया एक नई अपॉर्चुनिटीज की दुनिया खुल जाती है। जर्मनी भी जो है वो भी उसी तरह ही जो है वो कमी का शिकार है अफराद कार की, जिस तरह के यूरोप के दीगर ममालिक शिकार हैं। तो वो इस मामले में खासा लिबरल है, लेकिन हमारे बड़े बड़े पढ़े लिखे PhD MPhil लोग जो हैं वो जाके नहीं कर पाते वहाँ पे हैं वो वाली चीज़ें, और वो वाली क्वालिफिकेशन नहीं कर पाते। तो नतीजे के तौर के ऊपर वहाँ पे 40 साल के बाद भी उनका स्टेटस जो होता है वही होता है, अदालत की स्टे पे चल रहे, ठीक है ना। बच्चों की शादी भी हो गई, बच्चे पढ़ लिख गए, उनकी शादी हो गई, बच्चे अपने घरे वाले हो गए, तो बाबा ते बाबी का स्टेटस अजे तक लोकल नहीं होया क्योंकि वो टेस्ट क्वालीफाई नहीं कर सके। तो बाबा ते बाबी जिन्होंने 70-75 साल की उम्र में वापस आ रहे होंगे ना, तो ये नहीं होना चाहिए। ये उनकी इतनी स्ट्रिक्ट है कि वो रहम करने के नहीं है। वो कहते हैं कि अब ये अब्बे अम्मी के तौर पे भी नहीं आ सकते। ये तो हो गए हमारे शहरी, हमारे सिस्टम में से पड़ गए, हमारे टुकड़ों पे पल गए, लेकिन बाबा बाबी जो है ना, चूंकि इन्होंने इन्ने साल रहने के बावजूद साडा सिस्टम क्वालीफाई किया, चलो बाहर, तो फिर कट बाहर मारते। तो ये एक था जी एपिसोड, हमने कहा कि इसको भी आप तक पहुंचा दिया जाए। अब के बाद जितने भी हम एपिसोड करेंगे, इन वीलॉग के नीचे जो आपका फीडबैक आएगा, तो फिर हम उन फीडबैक का एक जुदाफिकल निकाल के तो उसके ऊपर वीलॉग किया करेंगे, ठीक है। कैरियर काउंसलिंग के हवाले से आपने दादा पोता शो के ऊपर भी या रजीनामा के ऊपर भी अगर कोई पोस्ट की तो वो या तो डिलीट कर दी जाएगी या एंटरटेन नहीं की जाएगी, उसका रिस्पांस वहाँ पे नहीं दिया जाएगा। वो कैरियर काउंसलिंग का प्लेटफॉर्म ये है, हमने ये शुरू कर दिया है। इसके नीचे आप फीडबैक दीजिए, सवाल रेज कीजिए, ताकि उन सवालात के हम जवाब हम देने की कोशिश करें, और अगर हमें नहीं आते
तो हम किसी से ले के आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करें। ये उम्मीद का चिराग है जो हमने जलाया है और आपके तावन से इसने आगे जाना है, और इसमें हमें हमारी मदद कीजिए इसको आगे फैलाने के अंदर। वो जो स्कॉलरशिप की लिस्ट आई है वो अकेली की लिस्ट कुछ भी नहीं है, जब तक कि ये आप इस डायलॉग में जो हम इन सीरीज ऑफ वीलॉग के जरिए, आज 6वां वीलॉग था हमारा इस मौजू पे, शुरू कर रहे हैं, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते तो वो आपके लिए एक रोमन साइंस होगी, फजूल होगी, बेकार। अल्लाह आपको आसानी अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।